अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप लोगों को एक टेस्ट में सवाल दिया था हामिद प्राइवेट लिमिटेड का। लर्निंग कर्व का जो है वो सवाल है, और इसके अंदर एग्जामिनर ने थोड़ा सा एक इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, एक कॉन्सेप्ट, नाम तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन टारगेट कॉस्टिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। और इस सवाल के अंदर हमारी कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, और उस प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन उसने 5 साल का दिया हुआ है। सर, उसकी कहानी के बीच में उसने कॉस्ट कार्ड में लर्निंग कर्व इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। आइए देखेंगे सवाल जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाय द वे। सर, थोड़ा-सा मैं आपके साथ क्वेश्चन रीड करूँगा, आप भी इसको जो है वो देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या हमारे पास की आउटलाइन्स थी। कह रहा है जनाब, हमारे पास आफ्टर इयर्स ऑफ रिसर्च, हामिद प्राइवेट लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड क्रिस्प, एंड द प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ क्रिस्प। तो पहले पैराग्राफ के अंदर उसने आपको बहाने से एक बात ये बता दी है कि ये जो पूरा कॉस्ट कार्ड आपके पास बना के आपको दिया गया है, ये कॉस्ट कार्ड फर्स्ट बैच का है। बट एट द वेरी सेम टाइम, इस पहले बैच के कॉस्ट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन इसने आपको दी है, वो आपको दी है पर यूनिट की बेस पर। इसका मतलब ये कॉस्ट कार्ड पहले बैच की कॉस्ट नहीं बता रहा, ये कॉस्ट कार्ड एक यूनिट की कॉस्ट बता रहे हैं, एक वो यूनिट जो पहले बैच के अंदर बन रहा है। साथ में उसने आपको ये भी बता दिया है कि हमारे बैच का जो साइज है वो 5000 यूनिट्स के आसपास है। सर, ये बातें करने के बाद जब मैं नीचे मूव करूंगा तो मुझे आगे से आके बोल रहा है कि जनाब, एक यूनिट के अंदर 100 किलो माल हमारे पास खर्च होता है, 8 रुपए पर केजी है, 800 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है। सर, लेबर आर्ट, विच इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि लर्निंग कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लेबर का एक मेजर कंपोनेंट हमारे पास होगा। सर, मुझे कह रहे हैं एक यूनिट के अंदर एक यूनिट के अंदर हमारे पास जो है वो 10 घंटे खर्च होते हैं, और एक घंटे का रेट 250 है, तो 2500 पर यूनिट हमारे पास कॉस्ट आ रही है। सर, वेरिएबल ओवरहेड में किसी किस्म का मसला हमारे पास नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड आर सिंपली 60% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और सर, हमें दो तरह की फिक्स ओवरहेड कॉस्ट जो है वो दी हुई है। हमें कह रहे हैं एक तो हमारे पास फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है एलोकेटेड, और एक हमारे पास है स्पेसिफिक। वी ऑल नो दिस फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स के एलोकेटेड कॉस्ट हमारे पास कंपनी की फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स का एक कंपोनेंट होता है, जो अपॉर्शन होने के बाद हमारे प्रोडक्ट के अंदर पहुंच रहा होता है। Since we are going to launch a new product, and since the question requirement is कि based on the data above, recommend whether we should produce and sell this new product, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना। अब एलोकेटेड कॉस्ट क्योंकि टोटल ओवरहेड्स की अपॉर्शनमेंट का हिस्सा है, इसका इफेक्टिवली मतलब ये हुआ कि मैं चाहे नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं या ना करूं, ये एलोकेटेड ओवरहेड जो फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड है, ये चेंज नहीं होने वाले। इट्स जस्ट लाइक कि अगर हमारा कॉलेज कोई नया प्रोग्राम लॉन्च करता है, से इंटर कॉमर्स अगर हम लॉन्च करते हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम की जब हम कॉस्टिंग कर रहे होंगे तो उसके कॉस्ट कार्ड में हम अपनी रेंट की कॉस्ट का एक पोर्शन शामिल करेंगे। कि फॉर इंस्टेंस कि अगर हमारे कॉलेज की बिल्डिंग का रेंट 1 मिलियन है, तो हम बोलेंगे चलो भाई एक काम ये करते हैं कि 1 मिलियन का 1 लाख रुपया पोर्शन कर देते हैं इंटर कॉलेज के अंदर। अब मसला ये कि चाहे ये इंटर कॉलेज का नया प्रोजेक्ट में लॉन्च करूं ना करूं, वो जो टोटल मेरा 10 लाख रुपए का रेंट है वो चेंज नहीं होने वाला। तो वो जो उसका 1 लाख का हिस्सा मैंने अपॉर्शन करके ट्रांसफर किया था, वो एक इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ये हम पहले भी देख चुके हैं। सर, दूसरा आइटम हमें बता रहे हैं स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब ये है, ये फिक्स कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के हवाले से डायरेक्टली रेलेवेंट है, स्पेसिफिक है। अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो ये कॉस्ट इनकर होगी, अदरवाइज ये कॉस्ट इनकर नहीं होगी। सर, आगे हमें बोल रहा है रेट ऑफ लर्निंग इज एस्टिमेटेड एट 80%, बट द लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई टू द फर्स्ट 5 बैचेस ओनली। तो इस पूरे सवाल को रीड करके इस लाइन से हमें आइडिया ये हो गया कि इस सवाल में लर्निंग यूनिट्स के बजाय बैचेस में यूज हो रही है। इसका मतलब लेबर जब पहला बैच पूरा कर लेता है और सेकंड बैच के अंदर मूव करता है, तो लेबर को जो है वो अपना एक्सपीरियंस की वजह से टाइम पर यूनिट कम या टाइम पर बैच कम होना स्टार्ट हो जाता है। सर, दूसरी एक काम की बात इसमें ये थी कि इट इज अप्लाई टू फर्स्ट 5 बैचेस ओनली, जिसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम हमें 5th बैच के अंदर खर्च करना पड़ेगा, वो टाइम हमारे बाकी सारे बैचेस पर एप्लीकेबल होगा। अभी हम चेक कर लेते हैं कितने बैचेस का काम है। एक बैच 5000 यूनिट्स का बन रहा है। सर, नीचे हमें बोल रहा है लास्ट पैराग्राफ में that the marketing department has informed us that the demand for this new product would be around 50,000 units per annum for the next 5 years। चले सर, यहां से हमारे पास टोटल डिमांड आ गई है, 50,000 यूनिट हमारे पास सालाना डिमांड है, और 5 सालों का हमारे पास जो है वो डाटा है। तो मैं एक फटाफट से काम ये भी कर सकता हूँ, लेट्स से कि इसको मैं वर्किंग के तौर पे अपने पास पूरा कर लेता हूँ कि सर मेरे पास टोटल डिमांड है कितनी। तो सर, 5 साल का प्रोजेक्ट है, और इस 5 साल के प्रोजेक्ट में हर साल 50,000 यूनिट्स की अगर मेरे पास डिमांड है मेरे भाई, तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है पिछले अगले 5 साल तक वो 2.5 लाख यूनिट्स के आसपास है। सर, 2.5 लाख यूनिट्स के आसपास मेरे पास ये प्रोडक्ट की टोटल जो है वो लाइफ लाइन है,
और ये 2.5 लाख जो यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करने हैं फैक्ट्री के अंदर, वो हर यूनिट 5000 के बैच के अंदर पूरा हो रहा है। तो मैं इसी वर्किंग के अंदर ये भी चेक कर सकता हूं कि अगर एक बैच 5000 यूनिट्स का बन रहा है तो अगले 5 सालों में मुझे कितने बैचेस की जरूरत होगी। बिल्कुल सही सर, मुझे अगले 5 सालों में 50 बैचेस की जो है वो जरूरत मेरे पास होगी। अच्छा जी सर, सवाल में जरा आगे बढ़ते हैं कि वर्किंग मैंने बीच में कर ली जरा साइड पे जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, ऑब्वियसली ये काम आप अपने कैलकुलेटर के अंदर भी कर रहे होंगे। सर आगे बोल रहा है जनाब, कंपनी कैन चार्ज अ प्राइस ऑफ 3200 रुपए पर यूनिट। अच्छा, अब इसने सिंपल सी बात बोली है 3200 रुपए पर यूनिट, ये नहीं बोल रहा किस साल, जिसको ऑब्वियसली मतलब ये है कि अगले 5 साल तक जो 2.5 लाख यूनिट मैंने सेल करने हैं वो सब के सब 2.5 लाख यूनिट की सेलिंग प्राइस इज 3200 पर यूनिट। सर आगे आपकी छोटी सी चीज और भी ऐड कर रहा है, कह रहा है जनाब सेलिंग एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 200 रुपए पर यूनिट। ये इस कॉस्ट कार्ड के अलावा इसने नीचे भी आपके पास एक सेलिंग एक्सपेंस जो है वो ऐड कर दिया है। एंड अगेन बैक टू द क्वेश्चन, कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव डाटा, आपका काम ये है रेकमेंड वेदर इट वुड बी फिजिबल टू प्रोड्यूस एंड सेल क्रिस्प। आपने ये बताना है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है क्रिस्प अगले 5 सालों में हमारे वारे में आ रहा है नहीं आ रहा, तो आपने उसके 5 साल की टोटल कॉस्ट निकालनी है और 5 साल की उसकी जो है वो प्राइस निकालनी है। अगर आप लोगों को याद हो तो टारगेट कॉस्टिंग में भी मतलब टारगेट कॉस्टिंग में भी आप लोग सेम काम किया करते थे कि प्रोडक्ट की वायबिलिटी पीरियोडिक बेसिस पे कैलकुलेट करने के बजाय, महीना क्वार्टर या साल की बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बजाय, आप ये चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट की टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट, उसकी लाइफलाइन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, डिक्लाइन, मैच्योरिटी, और आपके प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पूरी लाइफलाइन के अंदर क्या होगी। तो आप पूरी लाइफ की इनकम जोड़ते हैं, पूरी लाइफ की कॉस्ट जो है वो जोड़ते हैं, और इन दोनों को मर्ज करके उसने लर्निंग कर्व बीच में डाल के एक अच्छा सा जो है वो सवाल बनाया हुआ है। तो आइए जरा सवाल को सॉल्व करने जाएं। हमारे पास एक वर्किंग तो हमने कर ली है, हमें आइडिया हो गया कि जनाब 50 बैचेस का जो है वो काम होना है। सर एक चीज हमारे पास और है, हमें जरा जो है ना वो टाइम चेक करना है। हमें अपने पास ये चेक करना पड़ेगा कि जनाब हमारे पास लर्निंग कर्व के हिसाब से लेबर ये काम कितने घंटे के अंदर कर रहा है। तो सर हमें सवाल के अंदर बोल रहा है कि एक यूनिट क्योंकि 10 घंटे में बनता है एक यूनिट, और एक बैच 5000 यूनिट का है, तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि अपने पास एक वर्किंग और सॉल्व कर लेता हूँ। इस वर्किंग का नाम हम बाद में रख लेंगे, और इस वर्किंग में मैं ये चेक कर लूं कि भैया एक बैच जिसके अंदर 5000 यूनिट बन रहे हैं उसका टाइम मेरे पास क्या आ रहा है। तो सर क्योंकि एक यूनिट 10 घंटे में बन रहा है तो 5000 का मतलब ये हुआ कि मेरा जो पहला बैच है, फर्स्ट बैच, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच, दिस विल बी टाइम ऑफ फर्स्ट बैच। सर इसका टाइम बन रहा है 50,000 घंटे। अब क्योंकि हम लर्निंग कर्व की बात कर रहे हैं, सो वी ऑल नो कि लर्निंग कर्व रेट को चेक करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन यूज हुआ करती थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसके अंदर हमारे पास लॉग की वैल्यू उसने पहले से हमें मेंशन करके दे दी है। अब सर क्योंकि ये लॉग की वैल्यू हमारे पास मेंशन है तो हमें पता है कि दिस इज द टाइम फॉर फर्स्ट बैच, तो इसको हम प्यार से अपनी जबान में ए बोला करते थे, तो इसको मैं अपने पास नोट कर लेता हूँ। सर दूसरी बात, मुझे सर सवाल में ये भी बोला कि जनाब दिस लर्निंग इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फॉर द फर्स्ट 5 बैचेस ओनली। इसका मतलब कि 5वें बैच का जो टाइम होगा वो टाइम बाकी सारे बैचेस पे इंप्लीमेंट होगा। तो अगले 5 सालों में क्योंकि मुझे 50 बैचेस की जरूरत है, तो शुरू के 5 बैचेस के अंदर तो टाइम कम होगा, लेकिन 5वें बैच का टाइम आपके अगले 45 बैचेस पे इम्पैक्ट जो है वो डाल रहा होगा। तो क्योंकि 5वें बैच पे जाके लर्निंग स्टॉप हो रही है, तो मैंने आपसे कहा था कि जिस बैच पे लर्निंग स्टॉप हो रही हो, जिस यूनिट के ऊपर लर्निंग स्टॉप हो रही हो, उसके प्रीवियस यूनिट और उस यूनिट का टाइम का जो डिफरेंस है वो निकाल दें। तो आइए सर एक वर्किंग अपने पास और कर लेता हूँ यहाँ पर, वर्किंग नंबर 3, और इस वर्किंग के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ कि टाइम क्या बन रहा है। 4 बैचेस के अंदर मेरे पास टाइम क्या बन रहा था और 5 बैचेस के अंदर मेरे पास टाइम क्या बन रहा है। तो मैं जरा इसको चेक करें मेरे भाई। इक्वेशन हम यूज किया करते थे y इज इक्वल टू ए एक्स बी, और ये b हमारे पास लॉग की वैल्यू है। सवाल में एग्जामिनर बाई दी हुआ, आपसे ये मेहनत भी नहीं करवा रहा, लॉग की वैल्यू आपको दी हुई है। तो जैसा कि मैंने मल्टीपल टाइम आपको क्लास के अंदर बोला हुआ है, आपका जो मेन मसला है लर्निंग कर्व में वो एप्लीकेशन का, इट्स नॉट विद द कैलकुलेशन। सर आए जरा इसको चेक करें। हमारे पास a की वैल्यू इज 50,000 आवर्स। दोबारा बता दूं, जो लोग थोड़ा सा ये होश में रिकॉर्डिंग ना देख रहे हो, सर आपने 10 घंटे क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई हमारे सवाल में लर्निंग बैचेस पर अप्लाई हो रही है, यूनिट पर अप्लाई नहीं हो रही। पहला यूनिट 10 घंटे का आता था, तो अगर क्योंकि लर्निंग बैचेस पर है तो मुझे पहले बैच का टाइम चाहिए विच इज 50,000 आवर्स। सर इसके बाद क्योंकि मैं 4 बैचेस की बात कर रहा हूं, तो दिस विल बी 4, और x की पावर मेरे पास दी हुई है -0.322। इस y को हमारी जबान में प्यार से बोला जाता है एवरेज टाइम पर बैच। तो ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है, दिस विल गिव मी एवरेज टाइम पर बैच व्हेन देयर आर 4 बैचेस।
बट आई नीड द टोटल टाइम फॉर 4 बैचेस। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस पूरी वैल्यू को 4 बैचेस से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 127,987 आवर्स। अच्छा जी सर, ये तो मेरे पास टाइम आ रहा है टोटल जब मैं 4 बैचेस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल प्रोड्यूस 5 बैचेस, क्योंकि लर्निंग तो 5 बैचेस पे जाके स्टॉप हो रही है। तो एट 5 बैचेस आई विल डू द सेम थिंग। First, I will calculate the average time per batch when there are 5 batches, and then I'll calculate the total time. तो सर अगर मैं ये काम यहाँ पे करने जाऊँ तो 50,000 into 5 log की वैल्यू, this will give me the average time per batch when there are 5 batches. Since I need the total of 5 batches time, तो इसको चेक करने के बाद मेरे पास वैल्यू बन रही है 148,892 सर, which effectively means कि मेरे पास जो इंक्रीमेंटल टाइम बन रहा है फॉर द 5th बैच, दैट इज 20,905 आवर्स। अब सर मेरे पास ये शुरू के 5 बैच का टाइम जो है वो आ गया एंड आई नीड द टोटल टाइम फॉर 50 बैचेस। तो मैं ये काम यहाँ पे भी जो है वो सॉल्व अपने पास कर सकता हूँ। मैं एक वर्किंग अपने पास नेक्स्ट पेज पे जो है वो सॉल्व कर लेता हूँ। सर ये वर्किंग मेरे पास टोटल टाइम मुझे कैलकुलेट करके बता देगी फॉर द टोटल 50 बैचेस। तो पहले 5 बैच का टाइम मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसी की बेस के ऊपर मैं बाकी भी जो है वो काम करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ भैया, टाइम फॉर फर्स्ट 5 बैचेस, ये मेरे पास आ रहा है, एक काम ये करते हैं कि इसको ब्लैक मार्कर से पूरा कर लेते हैं भाई। ये आ रहा है 148,892 and then I need the time for the next 45 बैचेस। अब क्योंकि मेरे पास इंक्रीमेंटल टाइम यहाँ पर आ रहा था 20905, तो अगले बैचेस तक यही टाइम मेरे पास एप्लीकेबल होगा। तो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन यहाँ पे शो कर देता हूँ ताकि आपको की आसानी हो जाए। सर ये मेरे पास टोटल आवर्स बन रहे हैं तकरीबन 940,725 और इनका टोटल मेरे पास बन रहा है ऑलमोस्ट 1.089 मिलियन। तो ये मेरे पास टाइम आ गया है फॉर 50 बैचेस। अच्छा जी सर, अब ये करने के बाद लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट तो हमारे पास पूरा हो गया। अगर मैं दोबारा आपको सवाल दिखाऊं तो हमने क्या क्या काम किया। सर सिंपल सा काम किया, सवाल हम रीड करते गए, हमें आइडिया हुआ कि जनाब एक बैच के अंदर 5,000 यूनिट बन रहे हैं। हमें आइडिया हुआ कि डिमांड जो है प्रोडक्ट की दैट इज 50,000 और अगले 5 साल है तो इसका मतलब 2.5 लाख की डिमांड होगी, क्योंकि 2.5 लाख की डिमांड है और 5,000 का बैच है तो 50 बैच होंगे। फिर हमने पहले बैच का टाइम निकाल दिया क्योंकि लर्निंग जो है वो बैचेस के ऊपर हो रही है अप्लाई, ये थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली बात थी। फिर क्योंकि लर्निंग 5वें बैच में स्टॉप हो रही है तो हमने 4th और 5th बैच का इंक्रीमेंटल टाइम निकाला विच वाज 20,000 ऑलमोस्ट 21,000 आवर्स, और उसकी बेस पे हमने टोटल अपने 50 बैचेस का अगले 5 सालों का टोटल टाइम जो है वो लेबर का निकाल दिया 1.089 मिलियन। सर अब हमें जो है वो एक कॉस्ट कार्ड बनाना है, हमें ये देखना है कि ये प्रोडक्ट हमारे बारे में आ रहा नहीं आ रहा। तो सिंपल सी मैथ है, इसको हम जल्दी से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। दिस इज वर्किंग नंबर 5 एंड इट्स काइंड ऑफ अ कॉस्ट कार्ड, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली हमें कैलकुलेट करके बताना है कि हमारे पास प्रोडक्ट की वायबिलिटी बन रही है नहीं बन रही। तो सारे काम करते हैं, सारी कॉस्ट को जो है वो अलाइन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास भाई मटेरियल कॉस्ट है, आपके पास मटेरियल कॉस्ट दी हुई है 800 पर यूनिट और अगले 5 सालों में हमारे पास क्योंकि 2.5 लाख यूनिट होंगे तो ये मेरे पास हो गई मटेरियल कॉस्ट। अच्छा सर, बिल्कुल इसी बेस के ऊपर मैं बाकी कॉस्ट को भी जो है वो चेक करना स्टार्ट करूंगा। अगला मेरे पास है लेबर कॉस्ट। सॉरी, लेबर के मैंने भी आवर्स जो है वो निकाले, दैट इज 1089617। सर लेबर का रेट हमारे पास 250 रुपए घंटा है तो ये हमारे पास लेबर कॉस्ट हो गई। सर वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास जो भी लेबर की कॉस्ट होगी उसका 60% होगा, तो अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया तो ये वैल्यू मैं बाद में नोट कर देता हूँ। सर फिक्स ओवरहेड में एलोकेटेड हमारे पास नहीं आएंगे क्योंकि एलोकेटेड ओवरहेड चाहे प्रोडक्ट लॉन्च हो या ना हो, आइदर वे एलोकेटेड ओवरहेड हमारे प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते, समथिंग यू विल सी मोर इन डिसीजन मेकिंग। सर लेकिन एक हमारे पास फिक्स कॉस्ट और भी है सवाल में, स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, और एक हमारे पास सेलिंग ओवरहेड है, तो बारी बारी बात कर लेते हैं। सर सेलिंग ओवरहेड के बारे में वो बोल रहा है कि जनाब हमारे पास सेलिंग ओवरहेड है 200 रुपए पर यूनिट
और 5 सालों में 2.5 लाख यूनिट हम सेल करेंगे। और सर स्पेसिफिक हमारे पास जो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आ रही है वो भी एग्जामिनर ने हमें पर यूनिट की फॉर्म में दे दी है, विच इज 100 रुपीज पर यूनिट, और ये भी क्योंकि 2.5 लाख यूनिट्स हैं। तो सर आए जरा इस कॉस्ट को टोटल करना स्टार्ट करें, 800 को 250 से 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास यहाँ वैल्यू आ रही है 200 मिलियन, थाउजेंड्स के अंदर हमने मेंशन कर दी है। सर ये वैल्यू आ रही है 272404, और इसी वैल्यू का 60% हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड बन जाएगा, विच विल बी 163,443। और सर सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास बन जाएंगे 50,000 के, ये बन जाएगा 25,000 का, और हमारे पास इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट फॉर 5 years बन रही है तकरीबन 7,10,847। दिस इज ऑलमोस्ट 710 मिलियन। लेकिन ये तो कॉस्ट है, we need to decide if this project is viable for us or not। तो लेट्स सी कि 5 सालों में हमारी इनकम कितनी होगी। तो अपनी इनकम को कंपेयर करने के लिए हम 5 सालों की जो है वो सेल्स निकाल देते हैं। वी आर प्लानिंग के वी विल सेल 1 यूनिट फॉर 3200, और 2.5 लाख यूनिट हैं, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है ऑलमोस्ट 800 मिलियन का, विच अफेक्टिवली मीन्स कि क्योंकि हमारा रेवेन्यू हमारे टोटल 5 साल की कॉस्ट से ज़्यादा है, तो ये प्रोजेक्ट यकीनन हमें कुछ ना कुछ बचत जो है वो दे रहा है। और सर ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, और हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ रहा है 89,153। एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बॉटम पर एक गुड प्रैक्टिस ये है कि आप एक लाइन यहाँ पे लिख दें, क्योंकि एग्जामिनर ने आपको बोला है कि रेकमेंड करें, तो आप उनको बता सकते हैं कि बेस्ड ऑन द अबव डाटा हमारे पास अगले 5 सालों में इस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है, सो वी विल प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट। थैंक यू।